नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इतिहास को जानना जरूरी है में स्वागत है। आज हम बात करेंगे वास्को डिगामा ने भारत को ही क्यों खोजा, कोई और देश को क्यों नहीं। क्या ज़रूरत थी भारत को खोजने की? आज हम इसी पर बात करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। भारत का यूं ही नाम नहीं पड़ा था सोने की चिड़िया। विश्व के उत्पादन का 1/4 उत्पादन भारत में होता था। जिस भारत को खोजने की बात कही जाती है, उस भारत को खोजने के पीछे यूरोपीय देशों का स्वार्थ था। ऐसा नहीं कि भारत कहीं खो गया था या भारत को कोई जानता नहीं था। भारत को दूसरे देश जानना चाहते थे, क्योंकि भारत अपने में परिपूर्ण था। यहाँ धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। यूरोपीय देशों का व्यापार चलता नहीं था। उनके पास उतना उत्पादन नहीं था कि वह अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके। और यूरोपीय देश चाय और मसाले की ज़रूरत अरब देश से पूरा करता था, और अरब देश भारत के साथ व्यापार करते थे। वैसे भी अंग्रेज़ों का ज़्यादा दिमाग था। तब तो सीधे एक कारखाना से पूरे भारतवर्ष को गुलाम बना लिया। अंग्रेज़ों को लगा, यदि मैं उस देश से व्यापार करूं जिस देश से अरब देश व्यापार करते हैं, तो मुझे माल सस्ते दामों पर मिल जाएगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकूंगा। और यूरोप इसमें सफल भी हो गए, और वह पता लगा लिया कि अरब देश का माल भारत से आता है। अब यूरोप को यह पता नहीं था कि भारत जाने के लिए समुद्री मार्ग कौन सा है। इसी कश्मकश के बीच इटली के क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी लंबी यात्रा शुरू की थी। उसका मकसद था भारत की खोज करना, लेकिन अटलांटिक महासागर में आकर वो भटक गया और अमेरिका की तरफ आगे बढ़ गया। जब वो अमेरिका के तट पर पहुंचा तो उसको लगा कि भारत की खोज करने में सफल हो गया है, लेकिन जल्द ही उसकी अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 वर्ष बाद वास्को डिगामा का सफ़र शुरू हुआ था। एक विशाल नौका के साथ उसने ये सफ़र 1497 में 200 से अधिक नाविकों के साथ शुरू किया था। उसके साथ 4 और जहाज़ भी थे। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वो एक अच्छा कप्तान था। वास्को भारत की खोज करते करते पहले अफ्रीका पहुंच गया। वहां उसको पता चला कि वो जगह नहीं है जिसकी खोज वह कर रहा है। उसको अभी लंबा रास्ता तय करना था। यही सोचकर वो केप ऑफ गुड होप से हिंद महासागर में दाखिल हुआ। लेकिन इस लंबे और थका देने वाले सफ़र में उसके कई साथी बीमार भी पड़ गए और उनका खाने का सामान भी खत्म होने लगा। इसको देखते हुए उन्होंने मोजाम्बिक में रुकने का फैसला किया। वहाँ के सुल्तान को उन्होंने कई बेशकीमती तोहफे दिए और बदले में भारत की जानकारी और रास्ता भी जाना। यहाँ से उन्होंने अपने ज़रूरत के हिसाब से खाने पीने का सामान भी लिया। आखिरकार लंबे सफ़र के बाद 20 मई 1498 को वास्को डिगामा ने भारत के कालीकट की धरती को छुआ। ये वही जगह थी जिसकी उसको तलाश थी। यहाँ पर हर वो चीज़ थी जिसको यूरोप खरीदता था। यहाँ पर वो कालीकट के राजा से मिला और उसको व्यापार के लिए राजी किया। 3 महीने कालीकट में बिताने के बाद वो पुर्तगाल चला गया। इस पूरे सफ़र में उसके साथ केवल 55 नाविक ही वापस जिंदा पहुँचे थे। 1499 में उसके लिस्बन पहुँचने तक भारत की खोज की खबर हर जगह फैलने लगी थी। इसके बाद 1502 में पुर्तगाल के राजा ने वास्को डिगामा को नौसेना के साथ भारत भेजा। इस बार उसका मकसद कालीकट के आसपास के इलाकों पर अपना अधिकार जमाना था। उसने कालीकट पर कई बड़े हमले किए, जिसके बाद राजा को संधि के लिए विवश होना पड़ा। यह वास्को डिगामा के लिए बड़ी जीत थी। इस जीत के बाद वो 1502 में वापस पुर्तगाल चला गया। 1522 में वो दोबारा भारत आया। कुछ समय यहाँ पर रहने के बाद 1524 में उसकी तबीयत खराब हो गई। 24 मई 1524 को उसका यहाँ पर निधन हो गया। उसको कोची में ही दफनाया गया। 1538 में उसकी कब्र को खोदकर उसके अवशेष को बाहर निकाला गया और पुर्तगाल ले जाया गया था। हम लोगों को इतिहास में बताया गया कि वास्को डिगामा ने भारत को खोजा। ऐसी कोई बात नहीं थी। वास्को डिगामा अपने समुद्री रास्तों को खोज रहा था, जिससे वो व्यापार कर सके भारत के साथ। दोस्तों, अगर प्रश्न में पूछे कि भारत की खोज किसने की,
तो वास्को डिगामा ही लिखना है, क्योंकि इतिहास हम लोगों को यही पढ़ाया गया है। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।